आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर, जिसका नाम है एग्जाम नगर, जो पहले स्टडी विद विकास परमार था। अभी बच्चों गर्मी का टाइम है, मैं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। और जो आज चैप्टर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि वहां से लगभग प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एचएसएससी का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे किसी भी का हो, तो वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चैप्टर कौन सा है वो हमारे पास देखते हैं। हमारे पास वो चैप्टर का नाम है आपके पास विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं हम, सिस्टम क्या है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो कि ये एक प्रकार का सेल आपके पास, ये क्या है, एक प्रकार का सेल है, एक पॉजिटिव लिखा हुआ, उसके ऊपर एक नेगेटिव लिखा हुआ है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इसको हम आवेश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं हम इनको। और दूसरी बात अगर मैं कहता हूं कि ये जो है ना, मतलब इस तरीके से किसी तार से कनेक्टेड, मान लो ये, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मान लो ये सेल हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, और इस तरीके से ये ऐसे कनेक्टेड है, ये आपके पास सेल है मान लो। तो बच्चों ये वाला जो रास्ता हो गया ना, जिसके अंदर करंट बहता है, जिसके अंदर क्या बहता है, करंट, तो इस रास्ते को कहते हैं विद्युत परिपथ। इस रास्ते को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ एक वो रास्ता है जिसके अंदर करंट प्रवाहित होता है, और आवेश क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होता है इसको हम कहते हैं आवेश। और ये जो आवेश आता क्यों है किसी भी चीज के ऊपर, ये आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन के चेंजमेंट के कारण ये आवेश आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो कि आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है। एटॉमिक नंबर वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 11 है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इसका मतलब इस सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और इस के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। ये मान लो पूरा का पूरा सोडियम है, तो इसका ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब इस सोडियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 11। इसका मतलब इसके चार्ज कितना हो गया, 11 प्लस चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11। इसका मतलब 11 नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब इसीलिए ये प्लस 11 है और ये माइनस 11 है, इसीलिए संतुलित बना रहता पूरा का पूरा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोच के देखो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने मुझे 11 बताया है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8 और 1। 2, 8, 10 और 1, 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये। अब यहाँ पे इसके ये जो सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अब इसके पास है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन अपने ले ले। अब अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसकी एनर्जी काफी वेस्ट हो जाती है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट, किसी ऐसे एटम को देगा जिसके यहाँ पे 7 हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 2, 8 और 7। यहाँ पे ऑक्टेट इसको पूरा करने के लिए इसको भी 8 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, इस एक को ले लेगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पे ये एक चला जाएगा और ये रह जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना, तो इसके ऊपर Na प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस चार्ज किसके कारण आया है, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आया है। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो इसके ऊपर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आके इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो इसके ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब प्लस चार्ज
और जो नेगेटिव चार्ज आता है वो क्यों आता है, तो सीधी सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही आता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो आवेश है ना, ये प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश को मापने की जो इकाई होती है वो कूलम होती है। आवेश को मापने की इकाई क्या होती है, कूलम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में, एक पेपर में आपको ना एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या आया था। वो ये आया था कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ये कितने मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसका विद्युत आवेश। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो बच्चों, पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। मैंने बता दिया आवेश क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आवेश। और किसी भी एटम के ऊपर आवेश किसके ट्रांसफर के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आता है। अब मान लो आपके पास कोई बल्ब है, अब वो बल्ब जो है उसके अंदर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो जो धारा है वो 10 मिनट तक प्रवाहित होती लगातार। अब यहां से पूछ रहा है कि उस उसके ऊपर, उस विद्युत बल्ब के ऊपर आवेश कितना होगा, उसका चार्ज कितना होगा। तो चार्ज का जो फार्मूला होता है आपके पास, चार्ज का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Q बराबर है, Q का मतलब होता है चार्ज और I गुणा में T। Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और चार्ज को मापते हैं हम कूलम्ब में। और I का मतलब होता है करंट, करंट को मापते हैं एम्पियर में। और टाइम, टाइम की छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। इसका मतलब यहां से Q की वैल्यू निकालनी है आपको। Q की वैल्यू निकालोगे तो I कितना दिया आपके पास, 0.5 एम्पियर, तो इसको 0.5 लिख दिया आपने। उसके बाद टाइम कितना दिया आपके पास, 10 मिनट दिया है। अब 10 मिनट है तो इसके सेकंड बनाने पड़ेंगे। अब सेकंड बनाने के लिए 10 गुणा में क्या करना पड़ेगा आपको, 60 करना पड़ेगा। 10 गुणा में 60। अब इस पॉइंट के नाम का क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 6 पंजे 30, तो 300 कूलम। 300 क्या आ जाएगा, कूलम, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलम का चार्ज है। मैं आपको इस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखें और धैर्य बना के रखें अपना। तो अगर आप लोगों से चार्ज के बारे में पूछ ले तो आप लोग मेरे ख्याल से अब बता दोगे कि चार्ज के लिए क्या क्या पूछेगा। पहली बात तो आपको चार्ज क्या बोलेगा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर जैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नो चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू भी पूछ ली जाए आप लोगों से, वो कितनी होती है, माइनस का 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू है माइनस का 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम में मैंने क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि विद्युत आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो इसको आप क्या लिख दोगे, बस प्लस। मतलब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। इसीलिए बच्चों एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है बच्चों वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो ये पूरा का पूरा एक परमाणु है, एटम है पूरा का पूरा, ठीक है। इस एटम के अंदर वाला ये पोर्शन, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड नाम के व्यक्ति। रदरफोर्ड नाम के व्यक्ति जो थे वो नाभिक के खोजकर्ता थे। अब इस नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो आप लोग, अगर मैं इस प्लस को और इस 0 को जोड़ता हूं, प्लस को और मैं इस 0 को जोड़ता हूं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, प्लस। प्लस और 0 को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नाभिक होता है, इसके ऊपर अगर चार्ज पूछ लिया जाए तो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस नाभिक के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर पूरा का पूरा एटम पूछ लिया जाए कैसा होता है, पूरा का पूरा परमाणु पूछ लिया जाए कैसा होता है,
तो मैंने आपको बताया है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों को काटने के बाद तो क्या आ गया पॉजिटिव। अब जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब पूरा का पूरा जो एटम होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, उसके ऊपर नो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मैं आपको बता देता हूं कि पूरे के पूरे एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो नो चार्ज। लेकिन अगर पूरे के पूरे नाभिक पे पूछ लिया जाए तो नाभिक पे कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और अगर विद्युत आवेश की इकाई पूछ ली जाए तो कूलम होती है, और विद्युत आवेश का फार्मूला पूछ लिया जाए तो Q बराबर है I गुणा में क्या होता है T। I का मतलब करंट, T का मतलब समय और Q का मतलब चार्ज। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब एक होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ना प्रत्येक चीजों का एक मतलब एरिया होता है, कुत्तों का भी एक एरिया होता है। अब अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एक लड़का तो ये है और एक लड़का ये है, ठीक है। इस लड़के का एरिया ये है, इस लड़के का एरिया ये है। बचपन में कहते थे ना तू मारा का नहीं मिली एक बार, फिर तेरा देखांगे तेरा जामड़ा तारा जाएगा। तू मारा का नहीं मिली है, मारा का नहीं का मतलब तू मेरा एरिया में मिली है, मेरा एरिया में मिला पास मैं तेरे ऊपर की हो जाऊंगा एवी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर यहाँ पे कोई चार्ज है ना, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यहाँ पे कोई चार्ज है इस पॉइंट पे, दिस इज मान लो ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे कोई चार्ज है। अब ए पॉइंट पे चार्ज है और यहाँ पे भी मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके एरिया से क्या है बाहर है। जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मान लो मैंने एक नेगेटिव चार्ज मान लिया, इस नेगेटिव चार्ज को मान लिया इस फील्ड के अंदर, और ये एक चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट तो पड़ना चाहिए ना, लेकिन इस पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके एरिया से क्या है बाहर है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स का अनुभव होगा। वो फोर्स रिपेल्सन भी हो सकता है और वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो क्षेत्र जिसमें किसी एक चार्ज को रखने से दूसरे चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, या तो उसको अट्रैक्ट करे या उसको रिपेल करे, तो उस क्षेत्र को जहां तक वो उसके ऊपर उस बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो बच्चों यहां से अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज था, समझना ध्यान से। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वर्क, काम तो करना पड़ेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ये चार्ज है तो सीधी सी बात है, चार्ज को हम किस में कहते हैं क्यू से, इसका मतलब W बाई क्यू, W बाई क्यू इज इक्वल टू विभव, दिस इज कॉल्ड विद्युत विभव। ये क्या कहलाता है आपके पास विद्युत विभव कहलाता है। मतलब किसी क्यू चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क किया है आप लोगों ने उसे हम क्या कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। मान लो ये चार्ज यहां पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, विद्युत विभव को मापने की इकाई क्या होती है वोल्ट।
विद्युत विभव को मापने की इकाई क्या होती है बच्चों? वोल्ट। और W किसके लिए होता है? जूल। W के लिए क्या होता है? जूल। और Q के लिए क्या होता है? कूलम्ब। कूलम्ब का मतलब ये चार्ज की इकाई है। चार्ज की इकाई कूलम्ब, वर्क की इकाई जूल और विद्युत विभव की इकाई वोल्ट होती है। अब यहां से इस पॉइंट को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए, मतलब इस बी पॉइंट पे ले आए। ओके, अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं उसको। हम हिंदी में क्या कहते हैं? विभवांतर। मतलब इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, क्या लाने के लिए? चार्ज लाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को भी किस में मापते हो आप लोग? वोल्ट में मापते हो। विभवांतर की भी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। और विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हो उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। उसको क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। ठीक है, उसको क्या कहते हो? वोल्ट मीटर कहते हो। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है बच्चों? रेजिस्टेंस होता है उसका हमेशा उच्च। रेजिस्टेंस क्या होता है उसका? उच्च होता है। और जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? निम्न। वोल्ट मीटर किसको मापने के लिए यूज होता है? विभवांतर को। और एक होता है बच्चों एमीटर। एमीटर जो होता है वो किसको मापने के लिए यूज होता है? विद्युत धारा को। विद्युत धारा का मतलब करंट को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हो? विद्युत एमीटर का। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। दो चीजें हैं। विद्युत धारा को मापने का यंत्र तो एमीटर है, विद्युत धारा को की एसआई यूनिट एमीटर है, सॉरी एम्पियर है। और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हो। और विभवांतर की इकाई वोल्ट है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता? उच्च। और उसी प्रकार एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता बच्चों? निम्न। मतलब रेजिस्टेंस और जो करंट होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अब यहां पे देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं एक चीज और है, ध्यान से देखना। अब अगर मान लो मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ए पॉइंट था, और ये क्या है आपके पास? बी पॉइंट। मान लो इस ए पॉइंट के ऊपर है ना लिखा हुआ है 112 वोल्ट, और इस बी पॉइंट पे भी लिखा हुआ है मान लो 112 वोल्ट। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया आपको पॉइंट। और आपको मैंने बताया था कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर, उसका फार्मूला क्या होता है? W/Q, वर्क डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। वर्क के लिए आपको बताया था मैंने जूल, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए कूलम्ब। अब देखो, अगर मान लो कि 112 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 112 वोल्ट। ये वोल्ट क्या है? इस वोल्ट का मतलब ये विभवांतर की वैल्यू है। यहाँ पे अगर 112 वोल्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब इस पॉइंट का विभवांतर कितना? 112 वोल्ट। और इस पॉइंट का विभवांतर कितना? 112 वोल्ट। तो सीधी सी बात है, पूछेगा तो क्या इसके अंदर करंट का फ्लो होगा? क्या इस तार के अंदर करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है कि जो करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? विभवांतर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा विभवांतर होगा, करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो यहां पे उच्च वायु दाब है, यहां पे उच्च वायु दाब है इस जगह पे, और इस जगह पे निम्न वायु दाब है। इस जगह पे क्या बच्चों? निम्न वायु दाब। ये उच्च वायु दाब है, ये निम्न वायु दाब है। तो जो हवाएं होती है ना वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। तो हमेशा कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, उच्च वायु दाब से
निम्न वायु दाब। उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 130 वोल्ट लिख दिया और यहाँ पे 112 वोल्ट, अब जो करंट बहेगा वो हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ चलेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट का फ्लो होगा। और अगर ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो उस कंडीशन पे करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसलिए बच्चों विभवांतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभवांतर जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं। जस्ट 1 मिनट यू रुक जाओ आप लोग 1 मिनट के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल मैं अभी देने के लिए तैयार हो रहा हूं। चलो देखते हैं इसके, अभी मुझे मिल नहीं रही इसकी न्यूमेरिकल, फिर न्यूमेरिकल देख के फिर मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल भी करवाता हूं विभवांतर के। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा विभवांतर के लिए। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो वोल्ट मीटर तो मैंने आपको बता दिया, उसमें हाई वोल्ट मीटर होता है और इसमें करंट के अंदर निम्न होता है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो वोल्ट मीटर होते हैं ये पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। वोल्ट मीटर किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? समानांतर क्रम में, पैरेलल। और जो एमीटर होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। वोल्ट मीटर जो होते हैं वो तो पैरेलल। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का यंत्र। एमीटर क्या है? करंट को मापने का यंत्र। और एमीटर को किस क्रम में लगाते हो? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हो? पैरेलल क्रम में। ठीक है, इस वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गर्मी बहुत ज्यादा है, दिक्कत बहुत ज्यादा है।